हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर अर्पणा दुबे। डिसेबिलिटी सेक्टर पे मेरे कुछ वीडियोस आपने मेरे चैनल पे देखे ही होंगे और आगे और वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। लेकिन आज हम शुरू कर रहे हैं बीए पार्ट 1 का साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का सिलेबस, जो कि पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ का सिलेबस है। और मुझे उम्मीद है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए ये फ़ायदेमंद होगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों के लिए नोट्स यूज़फुल रहें। तो हम यूनिट 1 से शुरू करते हैं कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ और इसकी परिभाषाएं क्या क्या हैं। साइकोलॉजी जो है वो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, साइके और लोगस। साइके का मतलब होता है आत्मा या सोल और लोगस का मतलब होता है शास्त्र या अध्ययन या स्टडी करना। यानी शब्दार्थ देखा जाए तो इसका मतलब है आत्मा का विज्ञान। जब इसे आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, फिर धीरे धीरे अलग अलग दार्शनिकों ने और मनोवैज्ञानिकों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी और बाद में ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करता हुआ कहा जाने लगा कि ये जीव यानी ऑर्गेनिज्म, जिसमें मनुष्य और पशु दोनों आते हैं, उनकी अनुभूतियों, एक्सपीरियंसेस और व्यवहार यानी बिहेवियर का अध्ययन है। तो इसके इतिहास को देखने से पहले हम इसकी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। साइकोलॉजी इज़ द डेफिनेट और प्योर साइंस ऑफ बिहेवियर। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ बिहेवियर। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस। मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। मॉडर्न साइकोलॉजी इज़ कंसर्न्ड विथ द साइंटिफिक डिस्कवरी ऑफ बिहेवियर। गैरिसन और अन्य का मत था कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। साइकोलॉजी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर। आइए अब इसके इतिहास को देखते हैं। मनोविज्ञान के इतिहास को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। पहला है पूर्व वैज्ञानिक काल यानी प्री साइंटिफिक पीरियड और दूसरा है वैज्ञानिक काल यानी साइंटिफिक पीरियड। पूर्व वैज्ञानिक काल उसे कहा जाता है जब मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के अंदर माना जाता था या दर्शन शास्त्र के अंदर था। पूर्व वैज्ञानिक काल की शुरुआत ग्रीक दार्शनिकों, यूनानी दार्शनिकों जैसे प्लेटो, अरस्तु, हिप्पोक्रेट्स आदि के अध्ययन से और विचारों से प्रारंभ होकर के 19th सेंचुरी के लेटर हाफ तक चली, यानी लगभग 1878 तक के। मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र में पढ़ा जाता था, यानी दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है। पूर्व वैज्ञानिक काल की जो घटनाएं आधुनिक काल पे प्रभाव डालती थी, जिसका प्रभाव उन पे रहा, उन्हें मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया। यानी मनोविज्ञान को जब व्यवहार या आत्मा का विज्ञान या अनुभूतियों का विज्ञान कहा जाता था, तो अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग अपने विचार व्यक्त किए, तो उन्हें 5 भागों में बांटा गया। जैसे पहला था शारीरिक गठन कारक, कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर। दूसरा मन शरीर समस्या, माइंड बॉडी प्रॉब्लम। तीसरा जन्मजात विचार यानी इननेट आइडियाज़। फोर्थ था मानव स्वभाव, ह्यूमन नेचर। और फिफ्थ था चेतना और संवेदी प्रक्रियाएं यानी कॉन्शियस एंड सेंसरी प्रोसेसेस। अब हम देखते हैं शारीरिक गठन कारक को किन किन दार्शनिकों ने मान्यता दी या कौन कौन से दार्शनिकों के विचार शारीरिक गठन में आते थे और वो इसके बारे में क्या सोचते थे। ग्रीक दार्शनिकों ने मानव व्यवहार की व्याख्या के लिए बहुत सारे सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिसमें से शारीरिक गठन कारक जो है या कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा। इसका प्रतिपादन ग्रीक फिलोसोफर हिप्पोक्रेट्स ने 400 BC में किया था। वो मानते थे कि मानव शरीर में 4 तरह के द्रव होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं, जो मानव के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जैसे उसमें था पीला पित्त, जिसको येलो बाइल कहते थे, काला पित्त, ब्लैक बाइल, खून यानी ब्लड, और श्लेष्मा यानी फ्लैगम। तो वो कहते थे कि जिस भी द्रव का या फ्लूइड का परसेंटेज बाकी 3 से ज़्यादा होगा तो मनुष्य का व्यवहार अलग अलग प्रकार का होगा। वो कहते थे पीला पित्त बढ़ा तो व्यक्ति में आक्रमणशीलता, एग्रेसिवनेस और उत्तेजनशीलता यानी एक्साइटेबिलिटी अधिक हो जाती है। काला पित्त बढ़ा
तो व्यवहार शांत हो जाता है और व्यक्ति गैर मिलनसार यानी शांत रहना और लोगों से अलग रहना शुरू कर देता है। रक्त बढ़ने से वो काफ़ी खुश और आशावादी रहता है यानी ऑप्टिमिस्ट हो जाता है। श्लेष्मा यानी अगर श्लेष्मा फ्लैगम तीनों द्रवों से ज़्यादा होता है तो वो बहुत सुस्त और थका थका महसूस करेगा। इस सिद्धांत से प्रभावित होकर शेल्डन ने बाद में व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी के वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन में एक विशेष सिद्धांत डेवलप किया जिसको कहते हैं सोमैटोटाइप। दूसरा फैक्टर था मन शरीर समस्या यानी माइंड बॉडी प्रॉब्लम। तो ग्रीक दार्शनिक ऑगस्टाइन तथा थॉमस का विचार था कि मन और शरीर दोनों दो अलग चीज़ें हैं, यानी मन की घटनाओं का प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता और शरीर की घटनाओं का प्रभाव मन पर नहीं पड़ता। और प्लेटो ने भी माना कि दोनों को अलग अलग माना, यानी मन और शरीर को दोनों को अलग माना। वो कहते थे कि विचार जो हैं वो अभौतिक होते हैं और उनका भौतिक शरीर से कोई संबंध नहीं होता। और अरस्तु भी कहते थे कि दोनों अलग हैं। तो इस सिद्धांत का विरोध डेकार्टे, लिपनीज और स्पिनोजा ने किया और उन्होंने कहा कि मन और शरीर एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते, वो दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तीसरा फैक्टर था जन्मजात विचार यानी इन्नेट आइडियाज़। ग्रीक फिलोसोफर डेकार्टे का मत था कि व्यक्ति में जन्म से ही कुछ विशेष विचार होते हैं, वो कुछ विचार अपने लेकर ही पैदा होता है। परंतु कुछ अन्य फिलोसोफर थे जैसे लॉक, तो उनका मत था कि व्यक्ति जन्म के समय बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह होता है। कोरे कागज़ को उस समय टेबुला रासा भी कहा जाता था ग्रीक लैंग्वेज में, उसका मतलब होता है कोरा कागज़। तो बच्चा जो है वो कोरे कागज़ की तरह होता है और बाद में उसमें नए नए अनुभव और नए नए विचार जुड़ते चले जाते हैं और उसका व्यवहार परिवर्तित होते जाता है। फोर्थ फैक्टर था मानव स्वभाव यानी ह्यूमन नेचर। इस बात पर भी बहुत सारे फिलोसोफर का वाद विवाद था, डिबेट था। कोई अलग मत रखता था, कोई अलग मत रखता था। जैसे रूसो ने कहा कि मनुष्य जन्म से अच्छे स्वभाव का होता है, लेकिन बाद में कड़वे अनुभव जब उसको मिलते जाते हैं तो उसका व्यवहार बदल जाता है। जबकि स्पेंसर कहते थे कि मनुष्य जन्म से ही स्वार्थता यानी सेल्फिशनेस और आक्रमणशीलता यानी एग्रेसिवनेस आदि गुण लेके पैदा होता है, जो बाद में समाज के द्वारा नियंत्रित या कंट्रोल किए जाते हैं। फिफ्थ था चेतना और संवेदी प्रक्रियाएं यानी कॉन्शियसनेस एंड सेंसरी प्रोसेसेस। तो 19th सेंचुरी के शुरू में देखा जाए तो दो जो एरियाज़ थे स्टडी के वो बहुत मेन थे। एक तो चेतना था और दूसरा था संवेदी प्रक्रियाएं या सेंसरी प्रोसेसेस। तो दर्शन शास्त्र या जो फिलॉसफी में था तो वे लोग चेतना को ज़्यादा महत्व देते थे और उससे उत्पन्न विचारों पर उन्होंने अपने अध्ययन ज़्यादा किए। और दूसरा जो क्षेत्र था जिसमें सेंसरी प्रोसेस पे काम किया गया तो वो था भौतिक यानी फिजिकल और जैविक विज्ञान यानी बायोलॉजिकल साइंसेस का, जिसमें ज्ञानेंद्रियों के कार्य के अध्ययन पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया। फिर धीरे धीरे मनोवैज्ञानिकों ने सिर्फ सेंसरी प्रोसेस के साथ साथ और दूसरी चीज़ों पर भी अध्ययन शुरू किया और व्यवहार के अन्य पहलू या अन्य एस्पेक्ट्स जैसे कि प्रत्यक्षण, परसेप्शन, सीखना यानी लर्निंग और अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन और चिंतन यानी थिंकिंग आदि पे भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी स्टार्ट की। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, धीरे धीरे मनोविज्ञान जो था वो दर्शन शास्त्र से अलग होते गया और स्वतंत्र प्रयोगात्मक विज्ञान यानी इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के रूप में समझा जाने लगा, साइंस के रूप में समझा जाने लगा। इसके बाद हम दूसरा बड़ा भाग देखेंगे। जैसे हमने पहले कहा है कि पहला पूर्व वैज्ञानिक काल था प्री साइंटिफिक पीरियड और दूसरा था वैज्ञानिक काल यानी साइंटिफिक पीरियड। तो ये समय शुरू होता है 1879 से, जब विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में पहली प्रयोगशाला खोली। इन्होंने मनोविज्ञान के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए जब पहले अपनी प्रयोगशाला खोली तब यहाँ से वैज्ञानिक काल शुरू होता है। और वैज्ञानिक काल को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला था प्रारंभिक काल यानी अर्ली पीरियड और दूसरा था आधुनिक काल यानी मॉडर्न पीरियड। अब क्या फ़र्क है दोनों में कि प्रारंभिक काल जो था उसमें जो वैज्ञानिकों के मनोवैज्ञानिकों के थॉट्स थे उनको अलग अलग स्कूल्स में बांट दिया गया, यानी उन्हें अलग अलग स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कहा गया क्योंकि उनके सब्जेक्ट मैटर और मेथड्स सबके अलग अलग थे, तो अलग अलग स्कूल उनका मान्यता प्राप्त होता चला गया। और आधुनिक काल में क्या हुआ कि कोई स्कूल नहीं था पर्टिकुलर, पर सबका स्वतंत्र शोध और प्रयोग यानी सबकी अपनी अपनी रिसर्चेस थी और उन्हें सबने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो वो किसी एक स्कूल के रूप में नहीं थे, वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स थे।
अब देखते हैं प्रारंभिक काल में मनोविज्ञान कैसा था। तो ये काल मनोविज्ञान के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण काल रहा, समय रहा। वुंट ने प्रयोगशाला जो बनाई थी उसमें उन्होंने दृष्टि यानी विजन से संबंधित संवेदनाओं को बहुत अधिक अध्ययन किया और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक थे जो दूर दूर से आकर के वुंट की प्रयोगशाला में अध्ययन करते थे, स्टडी करते थे। बाद में उन्होंने प्रतिक्रिया काल यानी रिएक्शन टाइम, अवधान, अटेंशन, संवेदन, सेंसेशन और स्मृति, मेमोरी से होने वाले साहचर्यात्मक प्रक्रियाओं यानी एसोसिएटिव प्रोसेसेस का भी बहुत डिटेल्ड अध्ययन इसमें किया। वुंट ने बताया कि मनोविज्ञान चेतन अनुभूति का अध्ययन है, यानी साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। इसकी विधि या मेथड उन्होंने बताया अंतर्निरीक्षण, है ना, इंट्रोस्पेक्शन। अंतर्निरीक्षण का अर्थ होता है अपने अंदर झांकना या देखना, यानी जब किसी भी व्यवहार को आप अपने अंदर महसूस करते हैं, जो भी भाव आपके अंदर होते हैं, जब आप उसको रिपोर्ट करते हैं, खुद से बताते हैं, तो उसको अंतर्निरीक्षण विधि कहते हैं। वुंट के अनुसार चेतन अनुभूति का विश्लेषण 2 तत्वों से किया गया, यानी उन्होंने चेतन अनुभूति यानी कॉन्शियस एक्सपीरियंस को के 2 एलिमेंट्स बताए। पहला संवेदन यानी सेंसेशन और दूसरा भाव यानी फीलिंग। फिर सेंसेशन को उन्होंने बताया कि ये चेतना का वस्तुनिष्ठ तत्व है, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। और भाव के लिए बताया कि ये चेतना का आत्मनिष्ठ तत्व है, यानी सब्जेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। वुंट ने भाव की त्रिविमीय सिद्धांत की चर्चा की, यानी ट्राई डायमेंशनल थ्योरी उन्होंने बताई, जिसमें उन्होंने बताया कि भाव जो होता है, फीलिंग जो होता है, उसके 3 डायमेंशंस होते हैं। पहला सुखद दुखद, प्लीजेंट इनप्लीजेंट। दूसरा आवेश और शांत, एक्साइटमेंट काम। थर्ड तनाव शिथिलता यानी टेंशन और रिलैक्सेशन। वुंट की प्रयोगशाला में बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, जिसमें से मुख्य थे G.S. हॉल, J.M. कैटल, E.B. टिचनर उनके स्टूडेंट भी थे, जिन्होंने उनके काम को आगे बहुत बढ़ाया। वुंट ने मनोविज्ञान को स्वतंत्र और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का दर्जा दिलाया। वुंट के समकालीन और मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान बनाने में बहुत सहायता की, जिनमें से मुख्य थे सर फ्रांसिस गाल्टन, डार्विन और वियना के फ्रॉयड आदि। इन्होंने भी मनोविज्ञान को एक्सपेरिमेंटल साइंस बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिलाया। आगे के समय में जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कहा गया, उसको हम देखेंगे वीडियो के दूसरे भाग में। अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आगे के अपडेट्स और आगे का चैप्टर मिलता रहे। थैंक यू।